औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसी से रिलेटेड अभी तक हम एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड की थ्योरी। उसमें उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, उसके क्या कंक्लूजन्स थे, उसके मॉडल के क्या पोस्टुलेट्स थे और फिर उनके अंदर क्या नुक्स थे, क्या डिफेक्ट्स थे। फिर हमने बेटा थ्योरी शुरू की थी नील बोहर की। तो बोहर की थ्योरी में अभी तक हम 3 पॉइंट्स कर चुके हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। मतलब एक ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी ना बढ़ती है ना घटती है। अब देयरफॉर ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। फिर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उस ठीक है उसका ताल्लुक किसके साथ है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ। वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा एनर्जी भी। तो ये पता चलता है कि जो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो जो दूसरे में होते हैं उनकी उससे ज्यादा होती है एंड सो ऑन। फिर तीसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके न्यूक्लियस के, ये सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनके अंदर उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। और यहाँ पे h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 6.625 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 34 -34 जो चाहिए। ठीक है जी। और ये जो n है, ठीक है, n is the number of shell and n is the angular momentum। अब बेटा इस बात को जरा समझिएगा जो आगे लिखी है कि लाइट एनर्जी है। आपको क्या लगता है जो रोशनी आप तक आ रही है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? रोशनी जो आप तक आ रही है मैटर के छोटे से छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। रोशनी भी क्या आप तक पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है या कंटीन्यूअस फॉर्म में आती है? बोलो। याद रखिएगा रोशनी भी छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है और रोशनी के छोटे से छोटे पैकेट को फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो अब गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। तो इलेक्ट्रॉन जब एक शेल के अंदर होता है तो उसकी एनर्जी चेंज है, लेकिन जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, जंप करता है, तो एनर्जी चेंज होगी। अब अगर लो एनर्जी लेवल से शेल हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो बताओ उसको एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि डालनी पड़ेगी? बेटा तू बड़ा महान बच्चा है, यही बातें मैंने आपके साथ करी। पहले शेल की एनर्जी क्या? E1, दूसरे की E2। और हमें ये बात पता है कि ये जो E2 है ये ज्यादा होगी या E1 ज्यादा होगी? दूसरे शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाना चाहता है, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। एक बंदा, गौर से सुनना, एक बंदा चाहता है कि वो बस को छोड़ के हवाई जहाज में सफर करे, ज्यादा एनर्जी है ना, तेजी से चलता है, तो बताओ उसको
अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। अब मेरे बच्चों देखो, इस शेल की एनर्जी कम है, अब यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए E2 एनर्जी चाहिए। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि पहले शेल में रिवॉल्व करने के लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए और दूसरे के लिए 2 जूल। अब इसके पास 1 जूल तो है, मजीद कितनी ऐड करनी पड़ेगी? 1 जूल, और टोटल 2 है उसकी। अगर एक और इसमें ऐड कर दी जाए, एग्जैक्टली 1 जूल। अब एक फोटोन, और फोटोन का सिंबल ये है, ये एक फोटोन आया, उसकी एनर्जी 1.2 जूल है। दूसरा आया, उसकी एनर्जी 1 जूल है। तीसरा आया, उसकी एनर्जी 2 जूल है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो कितने जूल एनर्जी चाहिए? 1। क्या ये इसको एब्जॉर्ब करेगा? हरगिज़ नहीं। इसको एब्जॉर्ब करेगा? इसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ आया नहीं यार? तो बेटा जी, जब इलेक्ट्रॉन बताओ लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी, और तो जिस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो फोटोन है। क्योंकि जब आप इसको हीटअप करते हैं ना आग के जरिए से, तो आग से फोटॉन्स निकल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं। अब जिस फोटोन की एनर्जी जो है ना बराबर होती है किसके? E2 माइनस E1, बड़े में से छोटा माइनस करें तो वो फोटोन जो होता है एग्जैक्ट डेल्टा E के बराबर उसकी एनर्जी होती है। समझ आया? और उतनी एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जंप करता है। अगर वो फोटोन ना मिले, 1 जूल का फोटोन, इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे में जंप हरगिज़ नहीं कर। समझ आ गया? जिसको नहीं आया पूछे। क्लियर हो गया सबको? अच्छा प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले में जंप कर, अब एनर्जी लेगा या छोड़ेगा? उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, मतलब छोड़नी पड़ेगी, तो फिर पहले शेल में आ सकता है। समझ आया नहीं यार? अब मुझे बताएं, यहाँ पे E2 बढ़ा कि E1 बढ़ा? नीचे से E2 बढ़ा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें। अब जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेगा, तो अब हम फाइनल शेल को E2 कहते हैं और इनिशियल को E1 कहते हैं। मुझे ये बताएं कि इसको क्या कह रहे थे? E1, और उसको E2 कह रहे थे। चलो ऐसे कर लें, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? E2 से E1 में। तो अब E1 से E2 को माइनस करेंगे। मुझे आप बताएं कि आंसर जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बढ़ेगा साइन नेगेटिव है ना, तो अब जो डेल्टा E होगी वो नेगेटिव होगी, और उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी छोड़ी है, नेगेटिव निकालना होता है। और जब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा, E2 बड़ा और E1 छोटा, तो अब एनर्जी पॉजिटिव होगी, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जरा इस बात को पढ़ के रखें। कहता था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल, इज इनर्शियल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, जितना दूर होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अब इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, दूर है ना। अब इधर आ जाए, लाइट एनर्जी, लाइट क्या एनर्जी है? लाइट असल में क्या है? इज एब्जॉर्ब्ड। कब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? एब्जॉर्ब करता है। कब करता है एब्जॉर्ब? कहां से? एक शेल से दूसरे शेल। जंप करते हैं तो एनर्जी, अच्छा एक शेल से दूसरे शेल में जब जंप करते हैं तो एनर्जी कब एब्जॉर्ब करते हैं? जब पहले शेल की एनर्जी कम होती है दूसरे की। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से किसमें जंप करता है? हायर में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यही जुमला पढ़ लें, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एब्जॉर्ब होती है कब? जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक है जी। एंड लाइट जो कि एनर्जी है इज इमिटेड, वो क्या होगी? खारिज होगी, जज़ब नहीं होगी। अब क्या होगी? खारिज होगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल, जब एक इलेक्ट्रॉन छलांग मारेगा किससे? हायर एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल। अब बात समझ आई नहीं है? अच्छा बेटा एक बात सुने, जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का या उसके मॉडल का डिफेक्ट था वो क्या था? एक शेल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा। नील बोर कहता ऐसा नहीं होता,
जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में ना उसकी एनर्जी बढ़ती है और ना गलत हो गया, इलाज मिल गया इसका। दूसरे में उसने कहा अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो वो तो मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा, लेकिन हकीकत में वो क्या रहता है सिर्फ एक लाइन से। अब जरा बड़ा गौर से सुनो, देखें ना, वैसे देखें, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, एक फोटोन खारिज करेगा ना। तो एक फोटोन किसकी शक्ल में नजर आएगा आपको, लाइन की शक्ल। अब बात समझ ही नहीं आई। तो सिर्फ एक लाइन खारिज होती है, और लाइन कब खारिज होती है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, और शर्त यह है कि पहले शेल की एनर्जी हाई हो और दूसरे की, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो रोशनी की एक लाइन खारिज करता है, मुसलसल रोशनी खारिज है। लाइन स्पेक्ट्रम की वजाहत आ गई नहीं आ गई। जब जो रोशनी की लाइन है वो इलेक्ट्रॉन के एक शेल से दूसरे शेल में जंप करने से आती है, घूमने की वजह से एनर्जी इमिटर नहीं होती। इस बात समझ आई नहीं आई? तो लाइन स्पेक्ट्रम की वजाहत भी इन्होंने दे दी। अब पढ़े, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जो रोशनी की एनर्जी है वो जज़ब होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, एंड लाइट एनर्जी इज इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अब ये रात का बड़ा खूबसूरत पॉइंट कहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होता है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, सिर्फ एक खास ऑर्बिट में। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, ठीक है, और वो दूसरे में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी खास ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी खारिज है। रेडिएट का मतलब होता है खारिज करना, तो वो एनर्जी खारिज नहीं करते। तो समझ आया? लाइन स्पेक्ट्रम की वजाहत भी होगी। उसके बाद जनाब अली, जो एनर्जी है बहुत सुनना, द एनर्जी ऑफ लाइट इमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज एट द ऑर्बिट्स। क्या मतलब है इसका, कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल से किस में आता है, लो एनर्जी लेवल, तो जितनी एनर्जी वो इमिट करता है वो किसके बराबर होती है। तो मैंने क्या कहा था, E2 माइनस इस शेल की एनर्जी तो इसको माइनस कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा ई। इतनी एनर्जी उसे छोड़नी पड़ेगी, दोनों शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस लो, तो जो आंसर आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जंप करने के लिए इतनी एनर्जी या तो लेनी पड़ेगी, या अगर लोअर से हायर में जाता तो लेनी पड़ेगी एग्जैक्टली उतनी, और हायर से लोअर में आता तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ आ गई है? क्लियर हो गया? तो द एनर्जी ऑफ लाइट इमिटेड कहता है कि जो रोशनी खारिज होती है उसकी एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल, और बिल्कुल बराबर होती है, किसके बराबर होती है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स। तो जो एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन इमिट करता है वो बराबर होती है दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। उसको क्या लिखा, जो ये इमिटेड एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, ये किसके बराबर होगी, E2 माइनस डेल्टा E इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स with energies E1 and E2. Note, maximum number of electrons in any shell of the Bohr's model are given by the formula. वो formula क्या है, क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे को इश्यू है तो मुझसे पूछो। यही सारी बातें मैंने की हुई है आगे। इसके बाद मैंने एंगुलर मोमेंटम समझाया हुआ, याद है? मोमेंटम क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया कि तीसरे शेल का जो मोमेंटम होगा वो 3/2 होगा। चौथे का आगे ये 3/2 नहीं, चौथे का क्या होगा, 4/2। ठीक है? तो ये चौथे शेल की एनर्जी होगी, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। आगे चलो, फिर बेटा मैंने एनर्जी लाइट यानी फोटोन जो था
ये एब्जॉर्ब कब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ लाइट जो कि प्रोटॉन है रिलीज शाबाश jumps or falls from high energy level to lower energy। समझ आ गया? अब ये देखें, मैंने आपको रिएक्शन की डायग्राम बनाई। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओनली द न्यूक्लियर एटम स्टेट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। कि वो रिएक्शन जिसमें एटम के न्यूक्लियस हिस्सा है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इसकी कितनी किस्में? एक को फिशन रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को फ्यूजन रिएक्शन। तो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच बिग न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस? ब्रेन डाउन टूट जाता है जो स्मॉलर न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, but emission of huge amount of energy is called the इसे फिशन कहते हैं। और जिसमें दो छोटे छोटे मिलकर बड़ा बना देंगे उसे फ्यूजन कहते हैं। किसी को इश्यू हो? अब बेटा आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। तो आप होस्ट मॉडल फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ एटम प्रोटॉन है। शाबाश। प्यारे बच्चों, इसको आपने गौर से पढ़ना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर भी दे दिया, मास नंबर भी दे दिया। क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर दे दिया, मास नंबर। आपने इनका बहुत स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपने इनका क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ कर सकते हो। किस फार्मूला को यूज करके करो? मैंने एक नोट लिखा हो या किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? आप कहते हैं 2n²। आ सकते नहीं आ सकते? यही फार्मूला यूज करके आपने मॉडल बना देंगे। अभी बना सकते हो। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर क्लोज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।